फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से आपके पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। और आप ये नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इसी बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या रविंद्रनाथ टैगोर के मुख्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ये कई तरह से पूछा जाएगा। फिर अरबिंदो घोष के अनुसार पूछा जाएगा। तो ये कई सारे तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि टैगोर शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों का होना आवश्यक मानते थे। पहला था शारीरिक विकास का उद्देश्य या मानसिक विकास का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास के उद्देश्य में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के शरीर का विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक के शरीर का विकास पूर्ण रूप से हो जाए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, फूलों को तोड़ने तथा प्राकृतिक माता के साथ अनेक प्रकार के शैतानियां करके खेल कूद तथा व्यायाम को आवश्यक बताते हुए पौष्टिक भोजन पर भी बल दिया था। अगला है मानसिक विकास का उद्देश्य क्या था। अगला देखिए, इसमें उन्होंने बल दिए थे कि मानसिक विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। उन्होंने रूसों की भांति पुस्तकों का विरोध किया और बताया कि बालकों को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए वह ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता रहे। टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यान द्वारा होना असंभव है। अगला है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों अथवा आदर्शों पर प्रकाश डाला है तथा उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन, शांति और धैर्य, नम्रता, आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक शक्ति एवं ज्ञान का परम आवश्यक बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या याद करना है। यहाँ पे आपको याद करना होगा कि शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या था, फिर मानसिक विकास का उद्देश्य क्या था और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या था। जब इतना आपको हेडिंग्स बस याद करनी है और इसको एक दो बार पढ़ लेना है, जिससे कि अगर आपको हेडिंग्स याद है तो आप अपने आप भी इसके आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा, टैगोर की शिक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा की धारणा क्या थी। तो टैगोर प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे, क्योंकि वह शिक्षा बालक को समय से पहले ही प्रकृति की गोद में छीनकर उसे कक्षा की चार दीवारी में तथा कुछ दिन पश्चात दफ्तर अथवा फैक्ट्री में बंद कर देती थी। टैगोर का विश्वास था कि ईश्वर का प्रकटीकरण मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति के द्वारा अधिक स्पष्ट है, अतः बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, जिससे उसमें संसार की सभी वस्तुएं में मेल तथा प्रेम की भावना विकसित हो जाए। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए टैगोर ने स्वयं लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, अपितु हमारे जीवन का विश्वास की समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। तो आपको अब इतना तो याद होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से आगे कुछ इसमें जोड़ के भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यहाँ पे देखिए कि बौद्ध युगीन नारी की शिक्षा कैसी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिद्धांतों के अनुसार ही स्त्रियों के हेय या त्याजक समझा जाता था। भिक्षु अजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे। और उसके बाद किंतु गृहस्थों के यहाँ भिक्षात्र के लिए जाने के समय स्त्रियों
के संपर्क आवश्यक समझते थे। भिक्षु इन्हीं मठों और विहारों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। शिक्षा की प्रारंभिक दिनों में स्त्री शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्त्रियों के लिए अलग मठों का निर्माण यहाँ पे हो गया। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपनी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी माता महाप्रजापति को जो 500 साध्य क्षेत्रियों को सहित संघ में प्रविष्ट हुई थी, संघ में सम्मिलित कर दे दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम्मिलित कर लिया था। कालांतर में उन्होंने अपने शिष्य आनंद के आग्रह से, यानी इन्होंने आनंद के आग्रह से संघ में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति दे दी। स्त्रियों पर संघ के कठिन नियम लागू थे, यहाँ पे देख सकते हैं लागू थे, तथा भिक्षुड़ियों के स्थान भिक्षुओं की अपेक्षा निम्न समझा जाता था। उनके लिए निर्धारित 8 नियम में प्रथम यह था कि 100 वर्ष की पुरानी भिक्षुड़ी भी एक नए भिक्षु से प्राप्त ग्रहण करेगी। अगला देखिए, यहाँ पे है नव भिक्षुड़ी की परीक्षा काल 2 वर्ष का होता था। भिक्षुड़ी को भिक्षा से हमेशा अलग रहना होता था, यानी यहाँ पे देखिए अलग रहना होता था, और एक विशेष भिक्षु उसे प्रतिमास 2 बार किसी अन्य भिक्षु के समक्ष शिक्षा व उपदेश दिया करता था, तथा वह आचार्य के साथ अकेले भी नहीं रह सकती थी। यहाँ पे देखिए बौद्ध संघ ने भारतीय नारी जाति के सांस्कृतिक विकास व सामाजिक उन्नति की ओर भी ध्यान दिया है। भगवान बुद्ध के शिष्यों में थेरी शिष्या भी है, तथा उन्होंने अपने सुयोग्य 13 थेरियों का उल्लेख स्वयं किया है। इनमें धम्मेत्री प्रमुख थी। यहाँ पे चेरियों को धार्मिक पदों का संकल्प थी। थेरी गाथा नामक ग्रंथ में हुआ है। धार्मिक आचरण व विद्वान की दृष्टि से भिक्षुड़ियों भिक्षुकों के सम्मानित संघ से किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहना चाहती थी। इस प्रकार उन्होंने अध्ययन प्रियता स्वाभाविक ही था और उनका मानसिक परिज्ञान भी बहुत उच्च